तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीके सिस्टम फ्रीज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीके के जो क्राउन की बुक के बारे में, और इसको बहुत ही आसान और भाषा में समझेंगे। ठीक है, तो इसको आसान भाषा में समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। और हाँ, लास्ट में हम 5 क्वेश्चन का क्विज देंगे इसको थ्योरी बताने के बाद। आप फिर देखते हैं कि 5 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन को आप बता सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें, और आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भारत का इतिहास जानते हैं, तो प्राचीन भारत का इतिहास समझते हैं। ठीक है, तो ये पहले आपका स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद समझने के बाद आपको थ्योरी पर लेकर चलेंगे टॉपिक पर। ठीक है, देखिए, भारतीय समाज एवं संस्कृति आज जिस स्थिति में है उनके संदर्भ में भारत का अतीत का अध्ययन विशेष महत्व रखता है। आज हम लोग अपनी संस्कृति को जिस स्थिति में आए हैं उसके संदर्भ में पुरानी बातों को जानना एक विशेष महत्व रखता है। तभी हम समझ सकेंगे कि पहले किस स्थिति में थे और आज किस स्थिति में। ठीक है, क्योंकि वर्तमान की जड़ें अतीत से जुड़ी होती है। अतीत का मतलब ये पुरानी बातें होता है। ठीक है, जुड़ी होती है। अतीत में हुआ विकास ही क्रमिक रूप से चलता हुआ इस युग तक आ पहुंचा है। मतलब एक अतीत की जो एक विकास का क्रम था ना, वो सीरियल वाइज चलते हुए आज यहाँ तक पहुंच गया है। ठीक है, ऐसी स्थिति में अपने अतीत को ठीक से समझना आवश्यक है। पहले की ऐसी आज हम जहाँ तक पहुँच गए हैं, इस स्थिति में पहले क्या क्या हुआ है उसको समझना बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखता है। ठीक है, हमारे जीवन में इतिहास जानने के लिए स्रोतों की जरूरत पड़ती है। मतलब इतिहास जानने के लिए हमें किसी न किसी स्रोत की आवश्यकता जरूर पड़ती है। ठीक है, जिनके माध्यम से अतीत के बारे में जाना जा सकता है। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन से हम यह पता लगा सकेंगे कि वर्तमान स्थिति की जड़ें कहाँ है। प्राचीन इतिहास के बारे में हम जानेंगे तो ये पता लगा सकते हैं कि पहले का मतलब कौन कौन सी बातें एवं घटना हुई थी और आज कैसी स्थिति बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, इससे हम यह भी जान सकेंगे कि भारतीय समाज एवं संस्कृति का विकास कब और कैसे हुआ। तो देखिए दोस्तों, ये भी हम जान सकेंगे कि आज हम जिस भारतीय संस्कृति पर और अपने कल्चर पर एकदम गर्व करते हैं, वो उस कल्चर का विकास कहाँ और कैसे हुआ और कब हुआ। ठीक है, समझेंगे। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं। आप लोग का टॉपिक आ गया, तो ये रहा आपका 1.1 प्राचीन भारतीय स्रोत, इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण विभिन्न स्रोतों के आधार पर किया जाता है। जो प्राचीन इतिहास था ना, उसका पुनर्निर्माण मतलब पूरा स्ट्रक्चर वाइज समझने के लिए फिर से हम समझ सकते हैं। इन स्रोतों का वर्गीकरण 2 वर्गों में किया जाता है। मतलब ये जो स्रोत मिलते हैं ना, उसको हम 2 वर्गों में बांटते हैं। तो पहला वर्ग आपका ये हो गया साहित्यिक एवं दूसरा हो गया पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, तो स्रोत में समझते हैं। साहित्यिक स्रोत में हम क्या क्या समझते हैं? साहित्यिक स्रोत का मतलब हो गया जिसमें वैदिक, संस्कृति, पाली, प्राकृतिक एवं अन्य साहित्य होते हैं। जैसे कि बुक वगैरह से हम समझ सकते हैं कि पहले के जो बुकें और किताब मिली है उनकी सहायता से हम समझ सकते हैं कि पहले का इतिहास कैसा था और आज के इतिहास कैसा है। एवं विदेशियों द्वारा विवरण, मतलब दूसरे देश के जैसे चाइना के आया था ह्वेनसांग, फायान, इनको माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि पहले का इतिहास कैसा था और आज का इतिहास कैसा है हमारा। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब है पूरा लेख, सिक्के का स्थाप्य अवशेष, उत्खनन आदि। मतलब पूरा लेख का मतलब होता है इथी, और उसके बाद सिक्के अनेक टाइम पर अनेक प्रकार के सिक्के बनते थे। ठीक है, तो उन सिक्कों के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि किस काल में कैसा सिक्का बनता था और आज कैसा बन रहा है। ठीक है, उत्खनन का मतलब हो गया खुदाई करके। जैसे आप देखते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई करके मालूम चलता है कि यहाँ पर क्या क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, वैसे ये मालूम चलता है। इसीलिए ये भी आप खुदाई करके भी सब उत्खनन करके समझ सकते हैं। ठीक है, साहित्यिक स्रोत में देखते हैं कि क्या क्या साहित्यिक स्रोत में कैसा क्या मिलता है। ठीक है, तो ब्राह्मण साहित्य ये एक हिंदू ग्रंथ से संबंधित है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आर्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण, ये हो गया हिंदू धर्म के ग्रंथ है। इनसे हम इतिहास को बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चर वाइज समझ सकते हैं। ठीक है, जिसमें महाभारत में आप लोग बताइए दोस्तों
कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। और एक बात, रामायण का मतलब किसने लिखा था? रामायण पुस्तक किसने लिखी थी? बौद्ध साहित्य, मतलब बौद्ध धर्म की जो ग्रंथ है उनसे भी हम समझ सकते हैं आपकी इतिहास पुराना कैसा था, ठीक है। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार एवं दिव्यावंदानम, ठीक है। बुद्ध चरित्र पुस्तक है जिसको अशोक ने लिखा है, ठीक है। बुद्ध चरित्र एक पुस्तक का नाम है जिसको अशोक ने लिखा है, ठीक है। महाविभास, इसको वसुमित्र ने लिखा है। जातक बुक है जिसमें महात्मा बुद्ध के मतलब पुराने जन्म का कहानियों को बताया गया है, ठीक है। अब देखते हैं जैन ग्रंथ में, ठीक है। जैन धर्म का ग्रंथ है कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, आचारांग एवं आचारांग सूत्र आदि, ठीक है। अब ऐतिहासिक स्रोत देखते हैं। अनेक धर्मों में पुस्तकें जिसको किसी न किसी ने लिखा है, और ये पुस्तकें आपको कैसे भी करके रट्टा मार जाना है, क्योंकि ये पुस्तकें हूबहू सेम टू सेम आपको ऐसे ही एग्जाम में पूछ देगा कि राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखा है, ठीक है। तो ये देखते हैं, राजतरंगिणी को कलहंड जी ने लिखा है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो, इसको लिखा है चंद्रबरदाई ने। हर्षचरित्र को किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। मुद्रा राक्षस को किसने लिखा है? विशाख दत्त ने। अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने। कौटिल्य का दूसरा नाम है कौटिल्य का दूसरा नाम है चाणक्य और विष्णुगुप्त, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अभिज्ञान शकुंतलम, इसको लिखा है कालिदास जी ने। अब है स्वप्नवादस बता, ठीक है, इसको भाव जी ने लिखा है, ठीक है। आगे देखते हैं, राजाओं द्वारा रचित साहित्य। जब राजाओं को युद्ध में खाली टाइम मिलता था तो वो भी कुछ ना कुछ लिखते रहते थे, क्योंकि जब युद्ध से टाइम मिलता था तो कुछ ना कुछ तो उन लोगों के मन लगाने के लिए करना चाहिए था ना, तो वो भी कुछ लिखने लगते थे। क्या लिखते थे? देखते हैं कौन राजा कौन सी बुक लिखे हैं। तो हाल एक राजा थे जो सतवाहन वंश से संबंधित थे। उसने क्या लिखा? उसने गाथा सप्तशती के बुक के रचना किया, ठीक है। महेंद्र वर्मन पल्लव राजा थे, ठीक है। उसने क्या लिखा है? मत विलास प्रहसन हो गया। हर्षवर्धन ने रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका लिखा है, ठीक है। सोमेश्वर जो चालुक्य वंश के शासक थे, उसने क्या लिखा है? मानलोलास, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। अब साहित्यिक स्रोत देखते हैं, जिसमें ग्रंथ, जो मान लीजिए कि ग्रंथ तो लिखा गया, और किस ग्रंथ में क्या लिखा है, मतलब बुक तो हो गया, लेकिन बुक में क्या लिखा है वो समझते हैं कि इस बुक में क्या लिखा है। तो कलहड़ की राजतरंगिणी जो बुक है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, और पहली बार ऐतिहासिकता की झलक इसी ग्रंथ में मिलती है, ठीक है। तो राजतरंगिणी हो गया, ये किसने लिखा है? कलहड़ ने लिखा है। और किस भाषा में लिखा है? तो संस्कृत भाषा में लिखा है, और पहली बार ऐतिहासिकता की झलक इस ग्रंथ में देखने को मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आप लोगों को हमारा मेहनत थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और आप ऐसे भी, और इसका पूरा जब हम ये हो जाएगा प्राचीन इतिहास, तो इसका वन लाइनर क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा। उसका हम प्ले लिस्ट बना देंगे, आप उसे जाकर देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महावंश और दीपवंश, ये क्या? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। ललित विस्तार, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसकी रचना नेपाल में हुई थी। ललित विस्तार बौद्ध धर्म से संबंधित है, और इसकी रचना कहाँ हुई थी? तो नेपाल में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पाणिनि ने पहले संस्कृति व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की है। अष्टाध्यायी बुक का नाम हो गया, और पाणिनि ने उसकी रचना की है जो संस्कृति व्याकरण की बुक है, ठीक है। इसमें संस्कृति व्याकरण के बारे में दर्शाया गया है, ठीक है। और इसके बाद इसमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन का वृत्तांत मिलता है, ठीक है। मौर्य काल जो है ना, उसके बारे में, उसमें सामाजिक जीवन कैसा था उसके बारे में चर्चा इसमें किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की है, जो कि पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आधारित है। तो मतलब जो पतंजलि ने रचना की है ना, वो पाणिनि के बुक जो लिखे हैं पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी, उसी पर आधारित है, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, अब बुक देखते हैं। ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना हर्ष के दरबारी कवि
हर्ष है मतलब हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र के रूप में की है। बाणभट्ट जी ने हर्ष चरित्र बुक की रचना की है। ठीक है, अब देखते हैं अर्थशास्त्र। जो कौटिल्य, कौटिल्य किनका नाम है? तो चाणक्य का और विष्णुगुप्त का, मतलब चाणक्य का ही नाम है कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ठीक है, उसने अर्थशास्त्र लिखी है किसने? चाणक्य ने। और उस मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था का चित्रण किया है। तो सीधे सीधे आएगा अर्थशास्त्र कैसी पुस्तक है, तो उसमें ऑप्शन रहेगा राजनीति के से संबंधित पुस्तक है। तो आप लोग उस पर टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं फिर यह देखते हो। अभी देखिए, बाकापति ने कनौज के राजा यशोवर्मन पर आधारित गोंडवह नामक पुस्तक लिखी है। बाकापति जो है ना, बागपति जो कनौज के राजा थे यशोवर्मन, उस पर आधारित गोंडवह नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, विभिन्न राजाओं के जीवन पर आधारित तो कुछ अन्य रचनाएं, मतलब हर एक किसी न किसी राजा पर रचना हुए हैं, उसके बारे में समझते हैं हम। ठीक है, तो देखते हैं हेमचंद्र का कुमारपाल चरित्र। ठीक है, न्यायचंद्र का हमीर काव्य। ठीक है, पद्मगुप्त का नौसा, एक सेकेंड दोस्तों इसको मिटा लेते हैं, नौसा सांख्य चरित्र। ठीक है, विलास का भोज प्रबंध आदि। ठीक है, आगे देखते हैं तमिल में लिखी गई राजकीय जीवन चरित्रों में नंदी कम पल्लव शासक नंदीवर्मन तृतीय का प्रकाशित है। ठीक है, ये तो आप लोगों का हो गया। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये जो विदेशी जो हमारे देश में घूमने आए थे ना, तो वो भी अनेक प्रकार के बुकें लिखे थे। ठीक है, तो उन बुकों के बारे में समझते थे कि वो क्यों, कौन क्या, किस बुक का रचना किया है और उस बुक में किस साम्राज्य का चर्चा किया है, किस वंश का बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देखते हैं यूनानी लेखक के बारे में। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और इसने किस बुक की रचना की है? तो हिस्टोरिका नामक बुक की रचना की है। मेगास्थनीज को देखते हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। देखिए, जब चंद्रगुप्त मौर्य और निकेटर के बीच युद्ध हुआ, सेल्यूकस निकेटर के बीच, तो सेल्यूकस निकेटर ने हार गया और अपनी पुत्र हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के मगध में स्थापित कर दिया। उस चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मेगास्थनीज बुक की रचना की है। मेगास्थनीज ने ही इंडिका नामक बुक की रचना की है और इसमें उसके प्रशासन के बारे में बताया है, मगध के प्रशासन के बारे में बताया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इंडिका की रचना यह मूल रूप से अपर्याप्त है, लेकिन इसके उद्धरण के अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक अज्ञात लेखक था, मतलब एक बुक मिली जिस पर लेखक का नाम नहीं था, लेकिन उसके क्या लिखा था वो समझते। ठीक है, ये देखिए, एक अज्ञात यूनानी लेखक ने ईसवी सन की पहली सदी में भारतीय बंदरगाहों, प्राकृतिक स्थिति व व्यापार पर प्रकाश अपनी रचना पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी में दिया। देखिए क्या हुआ, मतलब एक अज्ञात यूनानी शासक था, उसने अपनी बुक तो रचना कर दी लेकिन अपना नाम उस पर नहीं डाला था। उसने किन किन बातों पर चर्चा किया वो देखते हैं। बंदरगाहों पर चर्चा किया था। ठीक है, प्राकृतिक स्थितियों पर चर्चा किया था, व्यापार पर भी अपना प्रकाश डाला था। ठीक है, उस बुक का नाम क्या था? पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। अगर हिंदी में समझते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा लाल सागर का विवरण। ठीक है, आगे देखते हैं टोलमी ने क्या लिखा है। टोलमी ने जियोग्राफी प्राचीन भारतीय भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी देता है। ठीक है, टोलमी जो है वो जियोग्राफी प्राचीन भारतीय भूगोल के वाणिज्य की जानकारी देता है। ठीक है, स्ट्रेबो के बारे में देखते हैं। एक सेकेंड दोस्तों, स्ट्रेबो ने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है, मतलब मेगास्थनीज जो भारत आया है उसको काल्पनिक ही माना है स्ट्रेबो ने। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग रोमन लेखकों के बारे में कि उसने भारत के बारे में क्या लिखा है। ठीक है, प्लिनी एक ही था, प्लिनी ने
नेचुरलिस हिस्टोरिका भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों को जानकारी देता है। मतलब भारत उस टाइम जब भारत और इटली के बीच जो व्यापार होता था उसके बारे में अपनी पुस्तक का नाम क्या है, नेचुरलिस हिस्टोरिका में वर्णन किया है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, अब चीनी लेखकों के बारे में समझते हैं कि उसने जब भारत में आया तो किन किन बातों पर ध्यान दिया और किन बातों पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, उनको बारे में देखते हैं। तो चीनी पर्यटक भारत में बौद्ध धर्म के अध्ययन तथा बौद्ध तीर्थों का दर्शन करना देते। जो चीनी थे ना, वो भारत में बौद्ध धर्म के अध्ययन तथा उस तीर्थों को, जो भारत में बौद्ध धर्म के तीर्थ थे उनको अध्ययन करने और उसके दर्शन करने, उसको घूमने फिरने के लिए भारत में आते थे। उसी टाइम एक फायान आया। ठीक है ना, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक था। ठीक है, भारत आया, वो 5वीं सदी के प्रारंभ में आया था, मतलब 5वीं सदी की शुरुआत में आया था। उसने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है फुकोकी, जिसमें गुप्त काल के भारत का सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला। उसने भारत आया किसके काल में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। ठीक है, और उसने एक पुस्तक रचना की जिसका नाम था फुकोकी। उसने गुप्त काल में भारत के सामाजिक और आर्थिक एवं धार्मिक स्थितियों पर प्रकाश डाला। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब इसी टाइम एक चीनी लेखक था, उसने भी आया, वो देखते हैं क्या लिखा है। यह हर्षवर्धन के समय 639 ईस्वी में भारत आया था। यह हर्षवर्धन के समय आया था। ठीक है, जो 640 ईस्वी में भारत आया, सॉरी दोस्तों 639 ईस्वी में भारत आया था। और एक पुस्तक की रचना किया था जिसका नाम था सी युकी की रचना की। ठीक है, वाटर्स के अनुसार वह भारत के इंटू के नाम देता था। ठीक है, मतलब जब वो आया था ह्वेनसांग, वो भारत को किस नाम से जाना जाता था, तो इंटू के नाम से। इंटू का मतलब क्या होता है, अर्धचंद्राकार। ठीक है ना, ह्वेनसांग के मित्र विली ने ह्वेनसांग के जीवनी की लिखी है। मतलब ह्वेनसांग का एक मित्र था, उसका नाम था विली, उसने ह्वेनसांग की जीवनी को लिखा है कि कैसे कैसे भारत आया और क्या क्या किया। ठीक है, उसने हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं समाज का वर्णन किया है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। उसने मतलब जब भारत आया तो हर्षकालीन की जैसे राजनीति थी, उस राजनीति की चर्चा तो की ही, साथ में धर्म के और रीति रिवाज, धर्म में कैसे रीति रिवाज है, समाज का वर्णन किया कि समाज उस टाइम कैसा था, भारतीय समाज कैसा था। ठीक है, तो देखते हैं, आगे देखते हैं अब। ठीक है, उसी टाइम एक और उसके बाद इत्सिंग आया। कब आया, यह 7वीं शताब्दी के भारत में आया था तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया। ठीक है, इत्सिंग जब भारत आया तो वो कब आया था, 7वीं शताब्दी के आया था। ठीक है, और उसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया। ठीक है, अब देखते हैं आगे, अरबी लेखकों के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों चैनल पर एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, आप लोगों का सब्सक्राइब ही हमारे हौसलों को बनाए रखेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अरबी लेखकों के बारे में। ठीक है, आया था उस समय सुलेमान, वह 9वीं शताब्दी में भारत आया तथा पाल एवं प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा। वह 9वीं शताब्दी में भारत आया जिस टाइम पाल और प्रतिहार शासकों के बारे में बताया कि ये शासक कैसे हैं और इन लोगों के बारे में कुछ खूबियां बताया। ठीक है, अपनी पुस्तक में। अब देखते हैं अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था। ठीक है, महमूद मतलब उसके शासनकाल में भारत आया था। उसने तहकीक हिंद और किताबुल हिंद की रचना की जिसमें उसने भारत के निवासियों की दशा का वर्णन किया। वह महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था। उसने बुक का नाम लिखा तहकीक हिंद एवं किताबुल हिंद। इस बुक का आपको याद रखना है क्योंकि दोस्तों ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। ठीक है, क्या किताबुल हिंद किसकी रचना है, तो अल बरूनी की। अल बरूनी कहाँ का था, ये मोरक्को से आया था। ठीक है, रचना की जिसमें भारत की निवासियों का दशा का वर्णन किया है। मतलब भारत के उस टाइम भारत के जो निवासी थे उन लोगों का दशा दिशा कैसा था, मतलब कैसा रहन सहन था, उसके बारे में चर्चा की है। ठीक है ना, अब देखते हैं आगे देखते हैं दोस्तों। इन लेखकों के अतिरिक्त तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ के ग्रंथों कंगियूर तथा तंगियूर से भी भारतीय इतिहास की कुछ जानकारी प्राप्त होती है। ये जो लेखक थे ना, इनमें से भारत की जानकारी मिलबे करती है, लेकिन ये में एक और लेखक है तारानाथ का कहाँ का था, तिब्बती बौद्ध था, लेखक तारानाथ था। ठीक है, इसने बुक का नाम क्या लिखा था, कंगयूर तथा तंगियूर। इससे भी भारतीय इतिहास की कुछ जानकारियां प्राप्त होती है।
अब देखते हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो पुरातात्विक स्रोत के बारे में देखते हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों से अभिलेख, पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के, मुहर मतलब सिक्के जो मुहर होते थे, स्मारक, मूर्तियां, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मृदभांड, आभूषण आदि आते हैं। ठीक है, इस मतलब पुरातात्विक स्रोत हो गया, वो तो आप देख रहे थे अभी साहित्यिक स्रोत। ठीक है, देख रहे थे ये, देखिए ये हम देख रहे थे अभी साहित्यिक स्रोत, लेकिन अब देखेंगे पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, और पुरातात्विक स्रोत के बारे में देखते हैं। पुरातात्विक स्रोत में आपका क्या क्या आएगा, पुरातात्विक स्रोत समझ लेते। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्वशास्त्र का पितामह कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रखिएगा आप, इंपोर्टेंट मार्क कर दीजिएगा इसको। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा और इस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। आगे देखते हैं अभिलेख। अभिलेख किसको कहते हैं, तो जो लेख मुहर, प्रस्तर, स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं उन्हें अभिलेख कहते हैं। ठीक है, एपिग्राफी को समझते हैं। एपिग्राफी अभिलेखों के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते। देखिए जो अभिलेख है ना, उसके अध्ययन, उसके बारे में जानकारी को क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं पेलियोग्राफी। इसको अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र या पेलियोग्राफी कहते हैं। समझ गए। अब आगे चलते हैं दोस्तों, अगला पेज पर क्या है। तो दोस्तों लास्ट में 5 क्वेश्चन रखे हैं, आप इन बातों को अवश्य ध्यान रखें और देखते हैं लास्ट में आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छा लग रहा है तो चैनल पर एक बार ध्यान दे दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। अब देखिए न्यूमिस्मेटिक, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। दोस्तों इसको VVI करके इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीधे पूछता है सिक्कों के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं, मतलब सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सीधा आपको मानना है न्यूमिस्मेटिक। ठीक है, अब देखते हैं सिक्के किस टाइम पर कैसे सिक्के थे उसके बारे में समझते हैं। ठीक है दोस्तों, प्राचीन भारत के प्राचीन सिक्के पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते थे। पहले के जैसे आज को रुपया कहते हैं ना, उस टाइम पहले प्राचीन भारत में सिक्के को पंचमार्क या आहत सिक्के कहते हैं। ठीक है, तो ये साहित्य में इन सिक्कों को करसाणपण भी कहा गया है। ठीक है, कहा गया है। उसके बाद देखते हैं पुराने सिक्के तांबे, चांदी एवं सोने और शीशे के बनते थे। जो पुराने सिक्के थे वो क्या चीज का बनते थे, तांबे, सोना, चांदी इस सब के बनते थे और शीशे के बनते थे। शीशे का सिक्का किसने बनाया था, तो सातवाहनों ने। सोने का सर्वप्रथम सिक्का किसने किया था, कुषाणों ने। ठीक है, आगे इसमें लिखा है वो तो पढ़ेंगे। ठीक है, आरंभिक सिक्कों में कुछ प्रतीक मिलते थे, पर बाद में सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां उल्लिखित मिलती है। जो आरंभिक सिक्के थे उस पर कुछ प्रतीक मिलते थे, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे प्रतीक टाइप का मिलता था, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसमें सिक्कों पर राजाओं अपना मतलब नाम और देवी देवताओं को जो मानते थे वो मतलब छपवाने लगे और तिथियां उल्लिखित मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं सोने के लिखित सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। जो सोने का लिखित सिक्का था उसको सर्वप्रथम किसने लिखा था, कुषाणों ने चालू किया था। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा सोने के सिक्का किसने जारी किया था, तो गुप्तों ने जारी किया था। ठीक है, गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने का सिक्के जारी किए थे। अब देखते हैं समुद्रगुप्त को एक सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया। समुद्रगुप्त जो है ना उसको एक सिक्का पर मतलब वो उस सिक्का पर ऐसा चित्र बना है ना जिस पर वो बीड़ा बजाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, इसको किसने कहा था, एस स्मिथ ने कहा था भारत को, नहीं भी स्मिथ ने इसको नेपोलियन कहा था, भारत का नेपोलियन। ठीक है, आगे देखते हैं सतवाहन वंश जो थे वो सिक्के जारी किए थे। सब मतलब सतवाहन वंश जो थे ना वो शीशे का सिक्का जारी किए थे। ठीक है, अब गुप्त काल में सिक्कों को दिनार, स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता है। जो गुप्त काल जब था तो उसमें सोने के सिक्कों को दिनार एवं चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। जो सोना का सिक्का होता था ना उसको दिनार कहते थे और जो चांदी का सिक्का था उसको रुपया कहते थे, रूपक कहते थे। ठीक है, अब अभिलेखों के बारे में समझते थे, कौन अभिलेख कहाँ मिला है और उस अभिलेखों से क्या प्राप्ति हुई है। ठीक है, अभिलेख मुहरों, प्रस्तर स्तंभों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं तथा मंदिर की दीवारों और ईंटों के या मूर्तियों पर मिलते हैं। अभिलेख
जो मतलब मुहर है ना, अभिलेख मुहर पर ये अभिलेख ये कहीं कहीं मतलब मूर्तियों पर मिलते हैं, मंदिर के जो गेट हो गया उसको मिलते हैं, ईंटों पर मिलते हैं, ताम्र पत्रों पर मिलते हैं। ठीक है, सबसे अधिक अभिलेख मैसूर संग्रहालय में स्थित है। मतलब सबसे ज्यादा अभिलेख जो है ना वो अभी के मैसूर संग्रहालय में संग्रहित किया गया है। ठीक है, मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस या इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम नामक ग्रंथ में संकलित है। जो मौर्य गुप्त काल के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो कार्पस और इंक्रिप्शन इंडिकेरम नामक ग्रंथ में संकलित है। ठीक है, अब जो अभिलेख थे वो किस लिपिया में लिखे होते थे? मतलब आज जैसे हमारा हिंदी भाषा का लिपि क्या है, देवनागरी, उसको हम मतलब बाएं से दाएं लिखते हैं। जो ये देखिए दोस्तों, ये लिखा है ना, इस किस भाषा में लिखा है? तो देवनागरी लिपि में लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे उन मतलब उस टाइम कौन सी लिपियां थी। ठीक है, उस देखते हैं प्राकृतिक लिपि। ठीक है, आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में थे। जो शुरुआती अभिलेख जो थे वो किस भाषा में थे? तो प्राकृतिक भाषा में थे। ठीक है, लेकिन ब्राह्मी लिपि, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ठीक है, अशोक जो शिलालेख लिखा है उसमें मतलब जो भारत में लिखा है ना वो अधिकतर ब्राह्मी लिपि में मिला है। ठीक है ना, अशोक का शिलालेखों का। ठीक है, और सर्वप्रथम अशोक का शिलालेखों को ही पढ़ा गया था 1837 में। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस ने। ठीक है, उसको आगे चर्चा करेंगे हम उसको। ठीक है ना, तो ये देखते हैं खरोष्टी लिपि। अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में है जो दाएं से बाएं लिखे जाते थे। अशोक के मतलब अधिकतर जो ये शिलालेख है ना वो ब्राह्मी लिपि में मिला है, लेकिन कहीं कहीं भी खरोष्टी लिपि देखने को मिला है। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान साइड में आपको ये लिपियां देखने को मिल जाएगी। उस टाइम के अभिलेखों को जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो अभिलेख लिखवाया था उस पर मतलब अधिकतर खरोष्टी लिपि का चर्चा खरोष्टी लिपि में लिखवाया है। ठीक है, यूनानी एवं अरमाइक लिपि। ठीक है, ये पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये समझ गए आप। हम आगे चलते हैं। अब देखिए 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के दो शिलालेख मेरठ एवं टोपरी, मेरठ अभिलेख शिलालेख कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, और टोपरा अभिलेख हरियाणा में है, जिन्हें दिल्ली लाया गया। और 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने इन शिलालेखों को की ब्राह्मी लिपि में को पढ़ा था, ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। मतलब ये जिन पहले सबसे पहले जिन अभिलेखों को पढ़ा गया था वो किस लिपि में लिखे गए थे? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही बीबी है कि अशोक सबसे प्रथम ये शिलालेख मतलब कब पढ़ा गया था? 1837 में। और किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस ने। ठीक है, इस पर आप टिक मार्क कर लीजिए। ये आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे चलेगा। ठीक है, अब महत्वपूर्ण अभिलेख देख लेते हैं कि जो अभिलेख था वो किन शासकों ने और कहाँ बनवाया था। ठीक है ना, अब देखते थे समुद्रगुप्त किस वंश से था? गुप्त वंश से था। इसने प्रयाग प्रशस्त्री लिखवाया जो इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं रुद्रदामन, ये शक शासक था। इसने जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया था। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है? रुद्रदामन में है। ठीक है, गुजरात में है। ठीक है, अस्कंद गुप्त ये भीतरी अस्तम लेख लिखवाया है जो गाजीपुर में है। अस्कंद गुप्त ये गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, खरवेल एक कलिंग राजा था। इसने हाथी गुम्फा अभिलेख लिखवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं पुलकेशिन द्वितीय एहोल अभिलेख लिखवाया था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। ठीक है, अब देखते हैं राजा भोज प्रतिहार शासक था। इसने ग्वालियर प्रशासित अभिलेख लिखवाया है जो कहाँ स्थित है? जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं विजय सेन ने कौन सा अभिलेख लिखवाया है? विजय सेन ने देवपाड़ा अभिलेख लिखवाया है। ठीक है, अब हर्षवर्धन देखते हैं, यह वर्धन वंश का शासक था और मधुवन एवं बांसखेड़ा अभिलेख लिखवाया है। ठीक है, और देखते हैं अब यशोवर्मन मालवा के नरेश था। ठीक है, मालवा जो शासक था उसको नरेश कहते हैं। ठीक है, इसने क्या लिखा है? मंदसौर प्रशासित अभिलेख लिखवाया है। अब देखते हैं गौतमी बलश्री, इसने नासिक अभिलेख लिखवाया है जो सातवाहन वंश से संबंधित है। दोस्तों ये जो अभिलेख है ना आप लोग को कैसे भी करके एकदम रट्टा मार जाना है, क्योंकि ये अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम बता नहीं सकते आप, एकदम VVI है। ये क्वेश्चन एकदम आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा किसी न किसी शिफ्ट में। ठीक है,
तो इसको आपको कैसे भी करके कॉपी पर लिख लीजिएगा या हम नोट्स दे देंगे आपको, उससे भी आप रिवाइज करते रहिएगा या वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, आपको एकदम कंठस्थ याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अभिलेख तथा विशिष्ट। अब देखते हैं अभिलेख और विशिष्ट तथ्य। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृति भाषा में जारी प्रथम अभिलेख था। रुद्रदामन का जो अभिलेख था ना, जूनागढ़ अभिलेख, कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। वो किस भाषा में लिखा गया है? तो प्राकृतिक संस्कृति भाषा में जारी प्रथम अभिलेख माना जाता है। मतलब ये संस्कृति भारत भाषा जो है ना, उसमें प्रथम अभिलेख माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं पुलकेशी नृत्यों का ऐहोल अभिलेख। उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित किया गया। पुलकेशी नृत्यों का ऐहोल अभिलेख किसने रचा था? मतलब लिखा किसने था? तो रवि कीर्ति ने लिखा था। और लिखवाया किसने था? तो पुलकेशी नृत्य ने लिखवाया था। ठीक है ना, अब देखते हैं अशोक के प्रयाग स्तंभ में कारुबाकी एवं तिबर का उल्लेख मिलता है। अशोक के प्रयाग स्तंभ जो अभिलेख है ना, उसमें क्या किस चीज की चर्चा मिलती है? तो कारुबाकी एवं तिबर का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, देखते हैं किस क्या मिलता है। अब समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना उसके संधि विग्रह हरिसेन ने की है। देखिए, तो समुद्रगुप्त उस समय का शासक था, उसने बोल दिया कि ये लिखवा देना है। ठीक है, लेकिन किसने लिखवाया था? हरिसेन ने। ठीक है, ये तो आप समझ गए। अब देखते हैं आगे, आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं भानुगुप्त के एरण अभिलेख में क्या मिलता है। तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिलता है। देखिए दोस्तों, सती प्रथा एकदम ऐसा, मतलब हिंदू ग्रंथ में एक ऐसा कलंक था ना कि आप बता नहीं सकते। सती प्रथा का मतलब क्या हो जाता है? मतलब किसी औरत का पति मतलब डेथ कर गया तो उसके साथ साथ उसकी पत्नी को भी चीते पर जला दिया जाता था, जो कि एक बहुत ही कलंकनाक था। ठीक है ना, इसको खत्म किसने किया था? सती प्रथा को। सती प्रथा को खत्म विलियम बैंटिंग ने किया था राजा राम मोहन के प्रयासों से 1829 ईस्वी में। ठीक है, तो उसको भी आगे हम समझेंगे। अभी मतलब सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य तो आप समझ गए, लेकिन अब देखते हैं गोपराज नामक सैनिक की पत्नी, मतलब ये पहली बार लिखा मिला है कि गोपराज जो एक सैनिक, गोपराज सैनिक के नाम है, उसकी पत्नी थी। ठीक है ना, इसमें उसको जला दिया गया। ठीक है, अब चंद्रगुप्त द्वितीय उदयगिरी गुहा लेख के अनुसार उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, उससे उदयगिरी गुहा लेख में यह लिखा गया है कि उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को ही जीत लेना था। ठीक है, क्या करना था? चंद्रगुप्त द्वितीय का उद्देश्य पूरा ही पृथ्वी को अपने अधीन कर लेना था। ठीक है, अब देखते हैं तुमुन अभिलेख के कुमारगुप्त फर्स्ट को शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया। शरदकालीन सूर्य का मतलब समझते हैं, मतलब कुछ हल्का हल्का रोशनी और गर्म टाइप का। ठीक है, अब देखते हैं अश्वगंध गुप्त के भीतरी अभिलेख में हुड़ों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अश्वगंध गुप्त का भीतरी अभिलेख में क्या मिलता है? हुड़ों का आक्रमण, जब हुड़ों ने आक्रमण किया था उसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब मंदसौर के यशोवर्मन के मंदसौर अभिलेख में यशोवर्मन को जननेन्द्र कहा गया है। देखो, मंदसौर अभिलेख में यशोवर्मन को क्या कहा गया है? तो जननेन्द्र कहा गया है। ठीक है, अब चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का वर्णन मेहरौली लौह स्तंभ में मिलता है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, उसको जो जितने भी जीता था युद्ध, उसका वर्णन कहाँ मिलता था? तो मेहरौली के लौह स्तंभ लेख में मिलता है। अब ठीक देखते हैं, अब विदेशी अभिलेख, मतलब जो विदेशी शासक थे वो अपने बारे में अभिलेख लिखवाए थे, उसको बारे में समझते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं बोगजगोई से 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त संधि पत्र अभिलेख में। देखिए दोस्तों, बोगजगोई कहाँ स्थित है? तो एशिया माइनर के मध्य में स्थित है। ठीक है, एशिया माइनर के मध्य एशिया में स्थित है बोगजगोई। ठीक है, बोगजगोई से 1400 ईसा पूर्व प्राप्त संधि पत्र अभिलेख में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नातस्य के उल्लिखित हैं। ठीक है, अब देखते हैं हेलियोडोटस। ठीक है ना, अब हेलियोडोटस के बारे में समझते हैं। हेलियोडोटस एक यूनानी राजदूत था। ठीक है, हेलियोडोटस का बेसनगर विदिशा का गरुड़ स्तंभ लेख भागवत धर्म की जानकारी देता है। जो हेलियोडोटस का गरुड़ स्तंभ लेख है ना, वो किस धर्म का जानकारी देता है? तो वो भागवत धर्म का मतलब जानकारी देता है। भागवत धर्म वसुदेव की आराधना करते थे। ठीक है ना, और देखते हैं प्राचीन इतिहास के आधुनिक लेखक। ठीक है, प्राचीन इतिहास को देखते हैं आधुनिक
लेखकों के बारे में, प्राचीन इतिहास के आधुनिक लेखक के बारे में देखते हैं तो 1876 में, नहीं सॉरी दोस्तों, 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? एक कोड ऑफ जेंटू लोज के नाम से कराया गया था। मतलब जो मनुस्मृति थी न, मनुस्मृति पहले का भारतीय थी, मतलब कि समझ लिए कि पहले के भारतीय मतलब धर्म के अनुसार से एक, जैसे आज का आपका संविधान हो गया ना, उस समय का मनुस्मृति थी पहले में, ठीक ना। तो आप समझ लेते हैं, मनुस्मृति को अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटू लोज के नाम से कराया गया, ठीक है। अब सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था, ठीक है। विलियम जोन्स जो हो ना, वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करवाए थे। और देखिए अब विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम की अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? तो याद करिए कालिदास की। किसकी रचना है? तो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना है। अब देखते हैं बिलिकन्स ने 1785 में भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। बिलिकन्स ने 1785 में भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। किसमें? तो मान लीजिए संस्कृत में स्थित था, अब उसको कैसे अब अंग्रेजी में इति किया कि अपने देश में इसको प्रकाशित करेंगे और इसके बारे में समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं इसको विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास का प्रस्तुत किए गए। मतलब एक व्यवस्थित ढंग से इसने एक इंडिया की जो भारत का इतिहास है ना, उसको अपने बुक में किया है, प्रकाशित किया है। देखिए विंसेंट आर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहास का प्रस्तुत किया गया। एकदम व्यवस्थित इतिहास का मतलब एकदम प्रस्तुत किया गया है, ठीक है ना। अब देखते हैं ब्रिटिश इतिहासकार एल बेसम ने वंडर दैट वाज इंडिया लिखी है, ठीक है। जो ब्रिटिश इतिहासकार था उसका नाम क्या था? एल बेसम ने, उसने एक बुक का नाम रचना किया था वंडर दैट वाज इंडिया लिखी थी, ठीक है ना। और देखते हैं डीडी कोसम्बी की कृति इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मतलब प्राचीन भारत की इतिहास जानने का एक उत्तम स्रोत है। जो प्राचीन भारत को समझ जानना है तो ये बुक अवश्य मतलब एक इम्पोर्टेंट अपने आप में महत्व रखती है, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे हम देखने वाले हैं दोस्तों, मतलब कौन सी बुक किसने लिखा है, महत्वपूर्ण बुकों की रचना और उसके बारे में समझते हैं कौन बुक किसने लिखी है। तो दोस्तों ये जो बुक है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान करने वाली है, क्योंकि मतलब ये थ्योरी जो इतना पढ़े ना, ये सब इससे ज़्यादा ये बुक लग जाएगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये बुक में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस रट्टा मारना है। रट्टा मारेंगे जितना उतना जल्दी याद होगा, और ये याद होगा तो आपको सीधा हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मतलब हर एक दो सेट के बाद, मतलब एक सेट छोड़ के दूसरा सेट में मिनिमम मतलब एवरेज कर रहा है कि हर सेट में एक बुक का नाम पूछिए देता है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसके बारे में समझते हैं। देखिए कौन, ये हो गया लेखक का नाम, इधर हो गया इधर हो गया रचना, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज मत होगा कि कौन रचना है और कौन लेखक का नाम है, ठीक है ना। ये हो गया बुक का नाम और ये हो गया लेखक का नाम। देखते हैं विज्ञानेश्वर किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर लेखक है और मिताक्षरा लिखे हैं बुक का नाम, ठीक है। जीमूत वाहन ने दायभाग बुक का रचना किया है। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम, मलविकाग्निमित्रम, रघुवंशम की रचना किए हैं, ठीक है। अब देखते हैं विशाख दत्त के बारे में। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षक एवं देवी चंद्रगुप्तम नामक बुक की रचना किया है। अब देखते हैं शूद्रक के बारे में। शूद्रक मृक्ष कटिकम बुक का रचना किया है, ठीक है। अब देखते हैं वत्सायन जो है ना, ये कामसूत्र की रचना किए हैं, ठीक है। राजशेखर काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी एवं हरविलास बाल रामायण की रचना किए हैं। रामायण की रचना किसने किया है? तो वाल्मीकि जी ने किया है, ठीक है। लेकिन बाल रामायण की रचना पूछ देगा तो आपको देना है ऑप्शन राजशेखर, ठीक है। बाल भट्ट जी ने हर्षचरित्र की रचना की है, ठीक है ना। बिलहन ने विक्रमांक देव चरित्र की रचना किया है। अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की है, ठीक है। आप देखते हैं पद्मगुप्त जो थे ना, वो 9 शहानशाह की चरित्र की रचना की है, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। अब देखते हैं, ये तो हो गया आपका पद्मगुप्त,
अब देखते हैं इसमें सोमदेव। सोमदेव जो थे ना वो ललित विग्रह राज की रचना की है, ठीक है। और मेरुतुंग, मेरुतुंग जो थे ना प्रबंधन चिंतामणि की रचना की है, ठीक है। अब देखते हैं भास्कराचार्य। भास्कराचार्य के बारे में देखते हैं किसने किस बुक की रचना किया है। तो इसने सिद्धार्थ शिरोमणि की रचना की है, सिद्धार्थ शिरोमणि की बुक की रचना की है। और मूषिक वंश, मूषिक वंश की रचना किसने किया है? तो अतुल जी ने किया है, ठीक है। नागसेन, नागसेन ने मिलिंद पानहो की रचना की है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, देखते हैं 12 मिहिर, इसकी रचना इसने किस बुक की रचना किया है? तो बृहत संहिता की रचना की है, ठीक है ना। भवभूति, भवभूति उत्तर रामचरित्र की रचना की है। भवभूति जी ने उत्तर रामचरित्र की रचना की है। अब आ गया दंडी। दंडी काव्य दर्शन की रचना की है। दंडी जो है ना वो किसकी रचना की है? काव्य दर्शन की रचना की है, ठीक है। हेमचंद्र सूरी, इसने कुमार पाल चरित्र की रचना की है। हेमचंद्र सूरी जी ने किसकी रचना की है? तो कुमार पाल चरित्र की रचना की है। उसके बाद देखते हैं जयदेव। जयदेव जी ने गीत गोविंद की रचना की है, ठीक है ना। अब देखते हैं भाष्य। ये देखिए आपको VBA देखते थे, ये जयदेव गीत गोविंद की रचना किसने किया है? तो जयदेव। इसको याद रखिएगा कैसे भी करके, ठीक है। आपको VBI हम बताते चलेंगे कि VBI कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं भाफ जी ने चारुदत्त की रचना की है। ओम स्वप्नो वासवदत्ता की रचना की है, वासवदत्ता की रचना की है। विष्णु शर्मा, ये भी VBI है। इसकी रचना पंचतंत्र की रचना किसने की है? विष्णु शर्मा, ठीक है। ये VBI आपको देख लेने का, VBI ये है और ये VBI है। बुद्ध चरित्र किसने रचना की है? अशोक ने। और सूत्रालंकार भी अशोक ने रचना की है। वेद व्यास, वेद व्यास को भागवत गीता और महाभारत का रचना किसने किया है? वेद व्यास ने। अब देखते हैं किधर गया, हाँ भर्तृहरि। भर्तृहरि किसने किया है? भर्तृहरि भक्ति शतक लिखे हैं, ठीक है ना। छुमेंद्र, छुमेंद्र जी ने दशाव चरित्र की रचना की है। दशाव चरित्र की रचना की है। कामदंक, इसने नीतिसार की रचना की है। भरत नाट्य शास्त्र की इसको रचना की है, VBI मान लीजिएगा, ठीक है। वाल्मीकि जी ने रामायण का, इसको VBI मान लीजिएगा। गोस्वामी तुलसीदास, इसने रामचरित्र मानस की रचना की है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस बुक की रचना की है? तो रामचरित्र मानस का। हरिसेन, इसने किसने लिखा है? बृहत कथा कोश की रचना की है हरिसेन ने। माघ, इसने शिशुपाल वध की रचना की है। शिशुपाल का जो वध हुआ था उसके बारे में माघ जी ने रचना की है। अब देखते हैं सागर देव, इसकी रचना संगीत रत्नाकर। सागर देव जी ने एक बुक लिखा जिसका नाम क्या है? संगीत रत्नाकर। सुसूत्र, इसकी रचना किसने की है? सुसूत्र संहिता की रचना की है, ठीक है ना। सुसूत्र जी ने सुसूत्र संहिता की रचना की है। अब देखते हैं नागार्जुन, सतस हर्षिका की रचना की है। बिहारी जी ने सतसई की रचना की है। अब देखते हैं नागभट्ट, नागभट्ट ने हितोपदेश की रचना की है। कुमेश्वर ने कीर्ति कौमुदी की रचना की है। कीर्ति कौमुदी की रचना की है सोमेश्वर ने। कात्यायन, जिसने गर्गी संहिता की रचना की है, जो ज्योतिष ग्रंथ भी कहते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग बताना है कि आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के पास कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर एकदम प्लेलिस्ट आपको लाइन बाई लाइन, सीरियल बाई सीरियल ऐसे वीडियो आते रहेगा और आप देखते रहिएगा। और कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि हमारी मेहनत आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो आपको जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपकी मेहनत हमें अच्छी लगी है। आप एक कमेंट से आपको हमारे हौसला कितना बढ़ जाएगा दोस्तों, आप नहीं समझ सकते, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों ये अब इसके बाद हम इसके जितना ऑब्जेक्टिव आएगा निचोड़ ना, इसको हम आपको एक वीडियो में वन लाइनर ऑब्जेक्टिव लाएंगे, उस वीडियो में आपको दे देंगे, ठीक है। तो उस वीडियो को इंतजार कीजिए, हम जल्द ही उस वीडियो को आपको देंगे, काम करेंगे। अब दोस्तों 5 क्वेश्चन के बारे में, इसमें से जितना पढ़ा है आपको ना, जितना पढ़ाए है उसमें से 5 क्वेश्चन देंगे और आपको देखना है कि आप कितना इसमें से सही कर रहे हैं। ये जितना आप थ्योरी पढ़े आपको कितना याद हुआ और कितना इथी करना है। दोस्तों अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए और आप लोगों का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 5 क्वेश्चन के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग का पहला क्वेश्चन, फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आप लोगों का ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक। जो फाह्यान था वो किसके समय भारत में आया था, ठीक है ना। तो आप लोग का ऑप्शन हो गया, आप लोग का आंसर है समुद्रगुप्त द्वितीय।
तो दोस्तों आप लोग ये बताए हैं थ्योरी में, जाकर देखिए और देखें तो आप लोग आंसर जरूर बताइए और आप लोगों का कितना स्कोर रहा ये जरूर बताइएगा, ठीक ना। लास्ट में अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत के सिक्के को किस नाम से जानते थे। जो प्राचीन भारत के जो सिक्के बनते थे उसको किस नाम से हम जानते थे शुरुआती दौर में। तो आप लोग का ऑप्शन है रुपया, टक्का, पंचमार्क या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का सही आंसर है बताइएगा। तो प्राचीन भारत के जो सिक्के हैं उसको किस नाम से जानते थे। तो आप लोगों का सही आंसर होगा पंचमार्क। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखवाया था। जो जूनागढ़ अभिलेख है इसको किसने लिखवाया था। तो आप लोग का ऑप्शन है रुद्रदामन, हर्षवर्धन, नागार्जुन एवं विक्रमादित्य। तो जूनागढ़ अभिलेख को किसने लिखवाया था। तो रुद्रदामन होगा, ठीक है। आप लोगों का ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजतरंगिणी बुक किसने लिखी थी। राजतरंगिणी जो पुस्तक थी उसको किसने लिखे थे। तो आप लोगों का ऑप्शन है बाणभट्ट, कालिदास, कलहण या कौटिल्य। तो आप लोगों का सही आंसर होगा कलहण, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग को मिलान करना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है कि कौन बुक का कौन लेखक है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग का वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा और इसका क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा और आप लोगों का 5 में से कितने क्वेश्चन बता पाए ये कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इससे बेहतर देने का हम प्रयास करेंगे। और दोस्तों आप लोगों से वीडियो मिस ना हो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। जय हिंद।